Hello and welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll be doing the first chapter of Pedagogy of Social Science, Semester 3. And before that, again, I would like to remind you that Prep Classes Academy is soon starting its OTT and CTET classes in the institution itself. The detail is on the screen. Teaching and learning of geography and economics. What is geography? ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? जियो यानी अर्थ, ग्राफीन मतलब टू राइट और डिस्क्राइब. तो जब हम डिस्क्रिप्शन देते हैं अपने अर्थ का, दैट इज ज्योग्राफी. इट स्टडीज द अर्थ एज अ होम ऑफ मैन, फोकसिंग ऑन प्लेसेस, पीपल एंड देयर एनवायरमेंट. कोर आइडिया क्या है? ज्योग्राफी जो होता है वो स्टडी करता है वेयर थिंग्स आर ऑन अर्थ, व्हाई आर देयर एंड हाउ प्लेसेस एंड पीपल इंटरैक्ट विद देयर एनवायरमेंट ओवर टाइम एंड टाइम. डिटेल्ड एलिमेंट हम लोग देखते हैं. पहला है डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट यानी डॉक्यूमेंटिंग नेचुरल फीचर्स, जैसे रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, क्लाइमेट जोन्स हो गए. एनालिटिकल एस्पेक्ट जैसे डेजर्ट कैसे बना, सिटीज के क्लस्टर्स कैसे आए, मॉनसून, एग्रीकल्चर, इरोजन, अर्बनाइजेशन. सिंथेटिक एस्पेक्ट यानी कंबाइनिंग फिजिकल एंड ह्यूमन इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ होलिस्टिक पिक्चर. देन टेम्पोरल डायमेंशन, ज्योग्राफी इज कंसर्न विद चेंज, past landscape evolution, present pattern and future trends. Then we have nature of geography. The first is study of earth. We know geography is about studying earth's surface, which includes land, water, air and life. Relationship between people and nature. Spatial study. Spatial study का मतलब है study of places. जैसे geography founds us where things are and why they are there. Then interdisciplinary subject यानी it connects with other subjects like history, economics, biology and environmental science. Then it is dynamic in nature. That means it always changes and focus on location like maps and coordinates. Then study of physical feature. Physical feature में हमारा आ जाता है mountain, rivers, oceans and climate. Study of human activities जैसे human का life कैसा है, work, build cities and use resources. Interconnection between place, people and nature. Practical and useful because it helps us in planning cities, protecting nature, managing disasters and traveling. A scope of geography. The scope of geography means the range, area and limit with which geography operates. What it studies, what its means branches are and how it is applied in real life. इसका मतलब है scope. Scope मतलब हम लोग मतलब जो geography है वो किस तरीके से ऑपरेट करता है, वो क्या स्टडी करता है, उसके ब्रांचेस क्या हैं और रियल लाइफ में इसको अप्लाई कैसे किया जाता है. पहला है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें हमारा आ जाता है स्टडी ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे सब फील्ड दिया हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी का. जियोमॉर्फोलॉजी यानी अर्थ का जो लैंड फॉर्म है वो पढ़ना, जिसमें माउंटेन, वैली, प्लेट्यू, प्लेन सब कुछ आ जाता है. यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ टेबल दिया है. सेकेंड है क्लाइमेटोलॉजी जिसमें क्लाइमेट एंड वेदर पढ़ते हैं हम लोग, रेनफॉल, विंड, टेम्परेचर, सीजन्स. हाइड्रोलॉजी जिसमें वाटर बॉडीज पढ़ते हैं, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर. ओशनोग्राफी जहाँ पे सीज एंड ओशंस पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें आ जाता है करंट्स, टाइड्स, वेव्स एंड सैलिनिटी. देन बायोजियोग्राफी जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, फॉरेस्ट, इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी. एंड सॉइल ज्योग्राफी जिसमें हम सॉइल टाइप्स एंड फर्टिलिटी पढ़ते हैं, सॉइल का ओरिजिन, उसका इरोजन, उसका फर्टिलिटी. सो दीज वर सम ऑफ द सब फील्ड्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. फिर आता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी में हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी जिसमें हम लोग पीपल ऑन अर्थ, उनका ग्रोथ, डेंसिटी एंड माइग्रेशन पढ़ते हैं. इकोनॉमिक ज्योग्राफी जिसमें इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रेड पढ़ते हैं. सेटलमेंट ज्योग्राफी जिसमें ह्यूमन सेटलमेंट्स, अर्बन एंड रूरल एरियाज. कल्चरल ज्योग्राफी यानी कल्चर एंड लाइफस्टाइल which includes language, religion and traditions. Political geography like boundaries and nations which include states, borders and geopolitics. Then agricultural geography which includes study of agriculture like crops, soil and irrigation. फिर है रीजनल ज्योग्राफी जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक एरिया या रीजन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स. इसका मीनिंग क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ रीजन्स लाइक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीका. इस चीज को बोलते हैं हम लोग रीजनल ज्योग्राफी. कौन से पर्टिकुलर रीजन के बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं. इसका एम क्या है? अंडरस्टैंड करना क्या उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का एनवायरमेंट, उसका रिलेशनशिप ऑफ दैट रीजन. यूजेस क्या है? रीजनल प्लानिंग में हेल्प करता है, लोकल रिसोर्स मैनेजमेंट में, टूरिज्म डेवलपमेंट में. देन अप्लाइड ज्योग्राफी जो कि होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग करना, कैसे सिटी बनाना है, कहाँ से रोड लेके जाना है, कहाँ हाउसिंग बोर्ड होना चाहिए, कहाँ हाउस बनाना है. डिजास्टर मैनेजमेंट यानी फ्लड, साइक्लोन एंड अर्थक्वेक्स वगैरह मैनेज कैसे करना है. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट यानी पोल्यूशन कंट्रोल एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कैसे करना है. रिसोर्स मैनेजमेंट यानी जुडिशियस यूज ऑफ लैंड, वाटर एंड मिनरल, किस तरीके से हम उनको यूज करना है कि वो हम उसको डिस्ट्रॉय भी ना करें और वो अच्छे से यूज भी कर पाएं.
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जैसे स्टडी ऑफ रूट्स एंड नेटवर्क्स, डिफेंस एंड स्ट्रेटजीज जिसमें टेरेन्स एंड बॉर्डर स्टडीज आ जाते हैं, हेल्थ ज्योग्राफी जिसमें डिजीज एंड हॉस्पिटल एक्सेस आ जाते हैं। फिर हमारा है टेक्नोलॉजिकल स्कोप। तो ये सारे स्कोप आप टेबल्स के साथ लर्न करिएगा, और अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, यू हैव टू डिस्क्राइब एंड मेक ऑल द टेबल्स विच आई हैव शोन यू। टेक्नोलॉजी में आ जाता है हमारा रिमोट सेंसिंग जिसको आरएस बोलते हैं, जो कि यूज होता है सैटेलाइट्स, जो हम लोग अर्थ का सैटेलाइट होता है उसको उसके लिए यूज होता है फॉरेस्ट कवर एंड ओशन पॉल्यूशन वगैरह चेक करने के लिए। जीआईएस यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी लेयर्ड डिजिटल मैपिंग सिस्टम विच हेल्प अस टू मैप द पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड रेनफॉल। जीपीएस हम लोग जैसे यूज करते हैं ट्रैकिंग में, कहीं जाना होता है हमें रास्ता देखने के लिए, नेविगेशन के लिए। देन डिजिटल कार्टोग्राफी जिसमें कंप्यूटर बेस्ड मैप मेकिंग होता है। देन स्पैटियल डेटा एनालिसिस यानी स्टडी ऑफ पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स जैसे क्लाइमेट चेंज रिसर्च। तो ये हमारे 5 स्कोप थे। देन वी हैव मीनिंग ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी होता क्या है? इट कम्स फ्रॉम वर्ड्स लाइक जियो यानी अर्थ, मॉर्फो यानी फॉर्म, एंड लॉजी यानी स्टडी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ्स लैंड फॉर्म्स एंड द प्रोसेस दैट शेप देम सच एज माउंटेन, वैली, रिवर्स, डिजर्ट्स, इन सबको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और ये क्या क्या पढ़ता है? इंटरनल प्रोसेस यानी जो अंदर वाले प्रोसेस होते हैं, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, प्लेट मूवमेंट्स, प्लस एक्सटर्नल प्रोसेसेस जिसमें आता है वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, वाइड वाटर एक्शन। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमोग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी का हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? पहला है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस, जैसे नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, मेजर्ड इन डिग्री। द इक्वेटर इज 0 डिग्री, सबको पता है। डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सर्दर्न हेमिस्फेयर्स। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड पैरेलल्स आर नेवर मीट। जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो पैरेलल लाइन्स होते हैं, वो कभी मिलते नहीं है। जैसे ये हमारा अर्थ है, इक्वेटर जो होता है वो बीच में होता है, जैसे 0 डिग्री, वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को एंड सर्दर्न हेमिस्फेयर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो इस तरीके से पैरेलल लाइंस होते हैं जो कभी भी एक दूसरे से जुड़ते नहीं है। सो दीज आर पैरेलल लाइंस। इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री होता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, देन आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इस तरीके से होता है। सबके डिग्रीज यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसमें आपको थोड़ा रोड लर्निंग करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये थोड़ा रट के जाना पड़ेगा, उसके डिग्रीज एंड सिग्निफिकेंस, उसको लर्न करके आप ये टेबल बनाइए। यहाँ पे जैसे बना के दे दिया पूरा डायग्राम मैंने, जैसे भी आपको अर्थ का बना के दिया था डायग्राम। तो जैसे हम इसको अर्थ ले लेंगे, तो ये हमारा इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का डिग्री दिया हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, हमारा नॉर्थ पोल है 90 डिग्री, साउथ पोल है 90 डिग्री। तो ये चीज आपको थोड़ा सा रोड लर्निंग करना पड़ेगा, आपको लर्न करके के जाना पड़ेगा। देन वी हैव लॉन्गिट्यूड। जैसे लैटिट्यूड हमारे पैरेलल लाइंस से, लॉन्गिट्यूड हमारे स्ट्रेट लाइंस होते हैं। लॉन्गिट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट से वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री एट ग्रीनविच लंदन। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर सेमी सर्कुलर मेरिडियंस मीटिंग एट द पोल्स, जो कि पोल्स में मिलते हैं। कैसे? जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस तरीके से ये होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ओके, सो सेमी सर्कुलर मेरिडियंस होते हैं जो कि पोल्स पे आके उनके दोनों एंड पॉइंट्स मिलते हैं। अगेन इसमें इसका एस्पेक्ट दिया हुआ है, टोटल मेरिडियंस है 360, 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट में। डिस्टेंस बिटवीन लाइंस क्या है? ग्रेटेस्ट एट इक्वेटर, 0 एट पोल्स। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच, ये याद रखना, 180 डिग्री मेरिडियन यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। यूज इन टाइम कैलकुलेशन, इसको हम लोग टाइम कैलकुलेशन में यूज करते हैं। जैसे अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स, 15 डिग्री इन 1 आवर। टाइम डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज 4 मिनट्स पर डिग्री। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? हमें लोकल टाइम और टाइम जोन का पता मिलता है, नेविगेशन, मैप मेकिंग और ग्लोबल पोजिशनिंग में हेल्प मिलता है। जीपीएस में हमें हेल्प मिलता है थ्रू लॉन्गिट्यूड। अब मूवमेंट ऑफ अर्थ क्या है? एक है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। ये हमने बचपन में पढ़ा है। रोटेशन क्या होता है? स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, उससे हमें दिन और रात होने का पता चलता है। और रेवोल्यूशन क्या होता है? जो सन के चारों तरफ अर्थ घूमता रहता है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट की जैसे, और इसका ड्यूरेशन होता है 365 1/4 डेज यानी 1 ईयर। इसका इफेक्ट क्या होता है? हमें सीजन, डे लेंथ, सोलर रेडिएशन, ये सब उससे पता चलता है।
नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है? क्लाइमेटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ क्लाइमेट पैटर्न्स, जैसे टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सनशाइन, ये सब हम लोग पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। इसका यूज क्या होता है? एग्रीकल्चर में कैसे हमें पता चलता है क्रॉप प्लानिंग कब करना है, इरिगेशन कब करना है, अर्बन प्लानिंग यानी सिटीज में कब हमें कैसे अगर कुछ डिजाइन करना है तो कौन से क्लाइमेट में करने से सही होगा, वेदर का प्रोडिक्शन जो हम लोग टीवीज में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, वेदर फोरकास्टिंग होता है, एनवायरमेंट में जैसे ग्लोबल वार्मिंग को अंडरस्टैंड करना है, क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड करना। टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, इसको डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में हम लोग मेजर करते हैं। फैक्टर्स जो जो अफेक्ट करते हैं, एक है लैटिट्यूड यानी इक्वेटर जो होता है सबसे हॉट होता है, पोल्स जो होते हैं बहुत कोल्ड होते हैं, एल्टीट्यूड हायर कूलर होता है, लोअर नहीं होता, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉन्टिनेंशियल इंटीरियर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं, ओशन करंट, वार्म एंड कोल्ड करंट अफेक्ट्स कोस्टलाइन क्लाइमेट, विंड जो होते हैं ब्रिंग वार्म और कोल्ड एयर मासेस, क्लाउड कवर रिड्यूसेस डे टाइम टेम्परेचर। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? ये हमें क्लाइमेट जोन पता करने में हेल्प करता है, हमारे वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन सेटलमेंट में अफेक्ट करता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वो फोर्स होता है जो कि एयर जो होता है वो अर्थ के सरफेस पे एक्सर्ट करता है, मतलब प्रेशर डालता है। इंस्ट्रूमेंट हम लोग इसमें बैरोमीटर यूज करते हैं, इसका यूनिट होता है मिली बार। स्टैंडर्ड प्रेशर हमारा सी लेवल पे 1013.25 MB होता है। वेरिएशन डिक्रीजेस विथ हाइट, जितने हाइट में जाएंगे प्रेशर उतना चेंज होता है। प्रेशर हमारे अर्थ में कितने टाइप का है? एक है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, एक है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, एक है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और एक है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। आपको ये भी थोड़ा सा लर्न करके जाना पड़ेगा। इसका इंपॉर्टेंस है कि हमें विंड और एयर सर्कुलेशन के बारे में बताता है और वेदर पैटर्न एंड रेनफॉल में की जानकारी के लिए उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए हेल्प करता है। फिर है हमारा विंड्स। विंड्स क्या होता है? इट इज अ मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब टाइप्स कितने होते हैं? एक होता है परमानेंट विंड, एक सीजनल विंड, एक लोकल विंड। परमानेंट होता है जो कि फिक्स डायरेक्शन में होता है, जैसे ट्रेड वेस्टर्लाइज एंड पोलर विंड्स में ट्रेड विंड्स इन ट्रॉपिक्स। देन सीजनल विंड क्या होता है? चेंजेस डायरेक्शन विद सीजन, जैसे मॉनसून में। एंड लोकल विंड क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल एरिया, कभी गर्मी कभी सर्दी हो, जो लैंड ब्रीज हम लोग बोलते हैं दैट। ये रेनफॉल ब्रिंग करता है एंड मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन करता है। पॉलिनेशन एंड एनर्जी जनरेशन यानी विंड मिल्स में हेल्प करता है विंड। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो होता है इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है, तो हमारे एयर में कितना वाटर है दैट इज ह्यूमिडिटी। अब इसके भी तीन टाइप है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड स्पेसिफिक। एब्सोल्यूट यानी एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, रिलेटिव यानी परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट कंपेयर टू मैक्सिमम पॉसिबल, एंड स्पेसिफिक मतलब रेशियो कितना है हमारे वाटर का और एयर का, 2:1, 1:2 उस टाइप। इट अफेक्ट्स क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल एंड कंफर्ट लेवल। हाई ह्यूमिडिटी रेनी एंड स्टिकी होता है, लो ह्यूमिडिटी ड्राई वेदर होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ वाटर, दैट इज वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मूवमेंट, उसका क्वालिटी ऑन दी अर्थ। तो इसके ब्रांच क्या है? सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी जिसमें रिवर लेक रिजर्वॉयर होते हैं, ग्राउंड वाटर जिसमें वेल्स एंड एक्विफर्स होते हैं, हाइड्रोमेट्रोलॉजी जिसमें रेनफॉल, स्नो एंड इवेपोरेशन होता है। ये हमें बेसिक होता है, बेसिक फॉर वाटर मैनेजमेंट, फॉर फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर। और ये क्यों जरूरी होता है? हमारे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड अर्बन वाटर प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कुछ नया नहीं है, ये है वाटर साइकिल जो हमने बचपन में साइंस में पढ़ा है। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर जो होता है जिसकी वजह से बारिश होती है, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसके प्रोसेस में सबसे पहला है इवेपोरेशन, जहाँ पे कि लेक, ओशन, रिवर में से पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है। फिर होता है कंडेंसेशन यानी वेपर जो होते हैं वो थोड़ा ठंडा होकर क्लाउड बन जाता है। फिर होता है प्रेसिपिटेशन यानी वाटर जो होता है रेन की तरह नीचे गिरता है या फिर स्नो की तरह गिरता है। इनफिल्ट्रेशन जहाँ वाटर सीप्स इनटू सॉइल एंड रॉक, वही पानी जो जमीन पे गिरता है वो मिट्टी और पत्थर के अंदर सीप हो जाता है। रन ऑफ यानी एक्सेस वाटर जो होता है वो फ्लो करता है स्ट्रीम्स एंड रिटर्न्स टू दी ओशन। यहाँ पे डायग्रामेटिक एक दिया हुआ है आपको, आप इसको भी बना सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस है ग्लोबल वाटर बैलेंस चलता है, फ्रेश वाटर सप्लाई होता है और इकोसिस्टम हमारा बिना हिंड्रेंस के चलता रहता है। देन है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओशंस। इसके ब्रांच है फिजिकल ओशनोग्राफी जिसमें वेव, टाइड्स एंड करंट्स होता है। केमिकल जिसमें सैलिनिटी, पीएच लेवल, मिनरल कंटेंट होता है।
बायोलॉजिकल यानी मरीन लाइफ कैसा है, इकोसिस्टम कैसा है। जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी यानी ओशन बेसिन्स, देन रिजेस एंड ट्रेंचेस, ये सब हमारे आ जाते हैं जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी। ये हेल्प किस चीज के लिए करता है? इट हेल्प्स अंडरस्टैंड मरीन रिसोर्सेस एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। ये सपोर्ट करता है फिशरीज को एंड कोस्टल डेवलपमेंट को। मॉनिटर करता है सी लेवल पे कितना चेंजेस हो रहा है, कितना ऊपर कितना नीचे। ये है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का। हमने अभी इसको जैसे जैसे पढ़ा उसी के हिसाब से उसको टैबलेट फॉर्म में दिखा दिया है। हमने पहले पढ़ा अर्थ का स्ट्रक्चर जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑफ मूवमेंट है। एटमॉस्फेयर पढ़ा जिसमें क्लाइमेटोलॉजी टेम्परेचर एंड प्रेशर है। हमने और पढ़ा अर्थ सरफेस में स्ट्रक्चर में विंड ह्यूमिडिटी एंड हाइड्रोलॉजी। एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड ओशनोग्राफी। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का पॉलिटिकल डिविजन्स, रिवर्स एंड लैंडफॉर्म्स के बारे में। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया क्या है? पॉलिटिकल डिवीजन रेफर्स टू हाउ इंडियन टेरिटरी इज डिवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, यानी स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड नेशनल कैपिटल्स किस तरीके से डिवाइड किया। जैसे हमारे 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उसके कुछ छोटे मोटे डिटेल जो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आप लिख सकते हो, वो दिया हुआ है। जैसे नेशनल कैपिटल हमारा न्यू दिल्ली है, लार्जेस्ट स्टेट हमारा राजस्थान है, स्मॉलेस्ट स्टेट हमारा गोवा है, मोस्ट पॉपुलर स्टेट उत्तर प्रदेश है, लीस्ट पॉपुलर सिक्किम है। तो आप इसको एज अ नोट भी लिख सकते हैं। पहला आता है हमारा रिवर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमारा दो मेन लैंड ऑफ रिवर्स हैं, जो है हिमालयन रिवर एंड पेनिसुलर रिवर। तो रिवर ऑफ इंडिया में इंडिया इज ए लैंड ऑफ रिवर्स फॉर्म विद टू मेन स्ट्रीम। कौन सा दो मेन स्ट्रीम है? हिमालयन रिवर और पेनिसुलर रिवर। का सिस्टम कौन सा? एक है इंडस सिस्टम, एक है गंगा सिस्टम, एक है ब्रह्मपुत्र सिस्टम। इंडस सिस्टम का मेन रिवर है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है? जैसे मेन रिवर हमारा यहाँ पे मैंने बोला इंडस है, ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होते हैं? जो आके इसमें जुड़ते हैं। क्या क्या जुड़ता है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। और ये फ्लो कहाँ से करता है? जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में, और जाके कहाँ मिलता है? अरब सागर में, अरेबियन सी में। फिर आता है हमारा गंगा सिस्टम। गंगा हमारा मेन रिवर है और गंगा के साथ कौन से रिवर आके ट्रिब्यूटरीज आके मिलते हैं? यमुना, देन घाघरा एंड गंडक एंड कोशी। ये हमारा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से होके डायरेक्टली चला जाता है बंगाल, बे ऑफ बंगाल महासागर में। देन हमारा लास्ट है ब्रह्मपुत्र सिस्टम, जिसका मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र। उसमें आके मिलता है हमारा दिबांग, लोहित और तीस्ता, और ये हमारे फ्लो करते हैं अरुणाचल प्रदेश और असम में, और ये सीधा जाते हैं बे ऑफ बंगाल में एज जमुना इन बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जमुना बन के जाता है। फीचर्स क्या है? डीप वैली, लार्ज बेसिन एंड फर्टाइल प्लेन्स, आइडियल फॉर एग्रीकल्चर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फिर आता है हमारा पेनिनसुलर रिवर। जैसे मैंने बोला सेकेंड पार्ट हमारा पेनिनसुलर रिवर है। दीज रिवर्स आर सीजनल, ये सीजन्स के हिसाब से आते हैं, और जो कि मोस्टली प्लेट्यूज एंड हिल्स में फ्लो करते हैं। जो होता है हमारा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये फ्लो करता है बे ऑफ बंगाल में, सीधा जाता है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा, तापी, माही एंड फ्लोज इनटू अरेबियन सी। तो ईस्ट में हमारा ये है, वेस्ट में हमारा ये है। ईस्ट वाला सब जाता है बे ऑफ बंगाल में, वेस्ट वाला जाता है सब अरब महासागर में। फीचर क्या है? रॉकी टेरेन से जाता है, नैरो वैली, वाटरफॉल, इरिगेशन एंड पावर जनरेशन में हेल्प होता है। ये जो वाटर है ये यूजुअली एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्री में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में, फिशरीज, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी में हेल्प करता है, और हमारा सीक्रेट इंडियन कल्चर में जिनको हम लोग पूजा करते हैं, गंगा, यमुना और गोदावरी। फिर आता है हमारा फिजियोग्राफिक यानी लैंड डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक में हमारे जो लैंड को डिवाइड किया गया कितने पार्ट में? ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। ये आपको अच्छे से याद करना है। अगर फिजियोग्राफिक या फिर लैंड डिवीजन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन करना है, आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन में क्या आ जाता है हमारा? ऑल्सो नोन एज हिमालयाज। दे फॉर्म द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, और ये कितना स्ट्रेच किया है? 2500 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, और ये क्लाइमेटिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल बैरियर को बैलेंस करता है। हिमालय का डिवीजन अगर हम लोग कर दें, एक है ट्रांस हिमालयाज जो नॉर्थ ऑफ मेन रेंज में है, जिसको हम लोग काराकोरम एंड लद्दाख स्टेट्स में कवर करता है। इंपॉर्टेंस है इसमें ग्लेशियर्स एंड हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट्स हैं। फिर ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री बोला जाता है, इसका एवरेज हाइट है 6000 मीटर। मेन पीक है माउंट एवरेस्ट, और स्टेट्स है नंदा देवी, नेपाल। इंपॉर्टेंस है सोर्सेस ऑफ मेजर रिवर्स। फिर आता है लेसर हिमालय जो कि हिमाचल,
3500 to 4500 मीटर्स, पीर पंजाल, दौलाधर, हिल स्टेशन यानी शिमला एंड मसूरी, शिवालिक रेंज होता है, फिर ईस्टर्न हिल्स होता है। ये सब हमारे ग्रेट नॉर्थ माउंटेन यानी हिमालय के पार्ट्स हैं। फिर ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाता है, जिसमें हमारा आ जाता है वेस्टर्न प्लेन, सेंट्रल प्लेन एंड ईस्टर्न प्लेन। वेस्टर्न प्लेन होता है हमारा पंजाब हरियाणा, सेंट्रल में आ जाता है उत्तर प्रदेश बिहार, और ईस्टर्न में आ जाता है वेस्ट बंगाल एंड असम। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है ये वर्ल्ड का। यहाँ पे काफी सारा मेजर प्रोडक्शन होता है, जैसे राइस, व्हीट, शुगर केन एंड जूट, एंड सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड डेंस सेटलमेंट। देन वी हैव ग्रेट इंडियन प्लेटू, जिसमें सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू एंड ईस्टर्न प्लेटू आता है। सेंट्रल में आ जाता है अरावलीज एंड विंध्यास, डेक्कन में आता है विंध्यास टू कन्याकुमारी, ईस्टर्न में आता है छोटा नगरपुर ओडिशा प्लेटू। अब इसमें क्या है? रिच इन मिनरल होता है, जो प्लेटू एरिया है रिच इन मिनरल, जैसे कोल, आयरन, बॉक्साइट, सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी। और एग्रीकल्चर यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है? मिलेट्स, कॉटन एंड इंडस्ट्रीज। द कोस्टल प्लेन्स में हमारा वेस्टर्न एंड ईस्टर्न प्लेन होता है। वेस्टर्न में गुजरात, केरला एक्सटेंट, और ईस्टर्न में वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु। इसमें फीचर्स क्या होता है? वेस्टर्न का नैरो होता है, स्टीप होता है, और काफी सारे लगून्स होते हैं, मुंबई, मैंगलोर एंड कोची। और ईस्टर्न कोस्टल में ब्रॉड होते हैं, डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इसमें ये है फ्रॉम मेजर पोर्ट्स के चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड पारादीप विच इज इन ओडिशा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये फिशिंग एंड ट्रेड ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है। यहाँ पे राइस कल्टीवेशन एंड कोकोनट फार्मिंग बहुत होता है, और टूरिज्म के लिए लोग बहुत जाते हैं। फिर आता है हमारा आइलैंड्स। आइलैंड्स में हमारा आ गया अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार का लोकेशन है बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे वोल्केनिक ओरिजिन हुआ था। 572 आइलैंड्स है यहाँ पे, जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है, ये कोरल रीजन है, 36 आइलैंड्स हैं, और इसका इंपॉर्टेंट कैपिटल है कावारती, और यहाँ पे इंपॉर्टेंस है फिशिंग, कोरल कंजर्वेशन। फीचर क्या है इसका? ये टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, रिच इन मरीन लाइफ एंड कोरल रीफ, एंड इंपॉर्टेंस फॉर डिफेंस एंड ओशन ट्रेड। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलते हैं। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स है that it means what kind of science or discipline economics, its scope, character and subject matter. Economics as a social science, economics deals with human being। हमें पता है economics human being के बारे में है, production, consumption, exchange and distribution के बारे में है। तो इसका फीचर है human behavior, it studies humans make economic choices, society based होता है, यानी economic activities are influenced by custom, values and institutions। dynamic होता है, मतलब economic behavior changes with time and situation। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस हम लोग कैसे देखेंगे? पॉजिटिव साइंस कब होगा? जब डिस्क्राइब्स व्हाट इज फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन, इफ प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। नॉर्मेटिव मतलब गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इनइक्वालिटी, विच डिस्क्राइब्स ऑट टू बी, मतलब जो हो सकता है। तो एक पॉजिटिव होता है, एक नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट हम लोग बोलेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कब होता है? जब इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स गाइड्स पॉलिसीज। डिसीजन कब होता है? जब डिसीजन करते हैं प्लानिंग, बजटिंग, वेलफेयर प्रोग्राम। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कब होता है? विच इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स टू सॉल्व वेरियस बिग प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ स्केर्सिटी, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत स्केर्स हैं, बहुत कम है, हमको उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली जनरेशन उसको आराम से यूज कर सके। स्केर्सिटी यानी लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जैसे वाटर, लैंड, मनी। चॉइस क्या है? सिलेक्टिंग वन वांट ओवर अनदर, स्पेंडिंग ऑन फूड इंस्टेड ऑफ लग्जरी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी इफ यू बाय अ बुक यू कांट बाय अ मूवी टिकट, तो आपको कोई एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्लाई करना है। इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। एल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स एम्स टू इंप्रूव ह्यूमन वेलबींग बाय इंक्रीजिंग वेल्थ एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। इट डील्स नॉट ओनली विद वेल्थ बट विद हाउ वेल्थ एनहांसेस ह्यूमन लाइफ। जैसे वेलफेयर ओरिएंटेड मतलब ह्यूमन के हैप्पीनेस पे फोकस करता है। एथिकल एस्पेक्ट यानी फेयरनेस, जस्टिस एंड इक्वालिटी पे। सोसाइटल प्रोग्रेस यानी बेनिफिट फॉर सिलेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब इकोनॉमिक्स एज अ डायनेमिक स्टडी क्या है? दैट इकोनॉमिक्स जो होता है, मॉडर्न इकोनॉमिक स्टडीज चेंजिंग कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन। इट अडेप्ट्स टू ग्लोबलाइजेशन, जब बहुत काफी सारे चेंजेस हुए उसको भी इकोनॉमिक्स ने अडेप्ट किया। डिजिटल इकोनॉमी हो गया, फिर एनवायरमेंटल इश्यूज आए, सबको उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स जो है उसके दो मेन ब्रांचेस हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स।
माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ते हैं, जैसे कंज्यूमर को, फर्म को, उस कंज्यूमर को फर्म कौन से मार्केट में मिलते हैं, ये स्मॉल स्केल इंडिविजुअल एनालिसिस होता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो पूरे होल इकोनॉमी का जो फर्म है, मार्केट है, नेशनल इनकम है, ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, ये सब जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है। अगेन जो हमने पढ़ा उसको टैबुलर फॉर्म में दिया है, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो में हम लोग कंज्यूमर, फर्म, प्राइस, मार्केट, डिमांड, सप्लाई पढ़ते हैं। मैक्रो में हम लोग नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, ये सब पढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग फोकस दिया हुआ है, मैक्रो का जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो अभी हम लोग उसके बारे में यहाँ पे टेबल में देख लेते हैं। मीनिंग है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को पढ़ता है, जैसे हाउस होल्ड, हमारा फर्म और मार्केट। ये इंडिविजुअल के चॉइसेस के बारे में पढ़ाई करता है। डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन, यूटिलिटी, इलास्टिसिटी, कॉस्ट, ये सारे टर्म्स हम लोग इसमें यूज करते हैं। लेकिन मैक्रो जो होता है वो इकोनॉमी एज अ होल, पूरे इकोनॉमी को पढ़ता है। नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ को पढ़ता है। जीडीपी, फिस्कल पॉलिसी हो गया, फिर मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, बिजनेस साइकिल हो गया, सब बड़े बड़े चीजें। और इसका मेन होता है कि हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द इंडियन इकोनॉमी। फिर है हमारा वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इसका मीनिंग होता है कि स्टडीज हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंप्रूव ह्यूमन वेलफेयर एंड सोशल वेलबींग। इसका फोकस होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे, इक्वालिटी पे, कैसे पॉवर्टी रिड्यूस करना है, कैसे पब्लिक वेलफेयर इंप्रूव करना है। इसका एग्जाम्पल है गवर्नमेंट स्कीम लाइक जैसे मनरेगा और फ्री हेल्थ केयर, क्योंकि ये वेलफेयर की तरफ फोकस करता है। पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक इकोनॉमिक्स यानी स्टडी ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितना टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, पब्लिक डेट कितना है, बजटिंग कैसा है, फिस्कल पॉलिसी कैसा है। तो इसका मेन चीज क्या है, हाउ द गवर्नमेंट रेजेस फंड थ्रू जीएसटी एंड स्पेंड्स ऑन वेलफेयर स्कीम्स। डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स आता है हमारा। डेमोग्राफिक मतलब हम लोग स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, लेबर फोर्स, ये सब पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन, उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो सब हम लोग पढ़ते हैं। डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में हमारा डेवलपमेंट को लेके होता है, जैसे पॉवर्टी हो गया, इनकम हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सब आ जाता है। जो हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कौन से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कौन से डेवलप्ड कंट्रीज हैं। हेल्थ इकोनॉमिक्स में हम लोग मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ पॉलिसी, जो भी हम लोग स्कीम्स हमारे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, आयुष्मान भारत, उन सब चीज़ों के बारे में फोकस करते हैं इन हेल्थ इकोनॉमिक्स। अर्बन इकोनॉमिक्स में हम लोग अर्बन इकोनॉमी के बारे में, सिटीज के बारे में, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पोल्यूशन, लैंड यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके बारे में पढ़ते हैं। एंड मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में हम लोग मनी सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, कितना इंटरेस्ट रेट है, कितना इन्फ्लेशन हुआ है, इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल हुआ है, वो सब हम लोग पढ़ते हैं। और रोल ऑफ आरबीआई इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। फिर है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग प्राइस, कॉस्ट, प्रॉफिट, लॉस, ये सब देखते हैं। एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग इरिगेशन, क्रॉप, फार्मर का इनकम, उसका मार्केट, उसका लैंड कितना यूज हुआ है, वो सब पढ़ते हैं। गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, व्हीट और राइस प्राइस का जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उनको कैसे सपोर्ट कर रहा है, वो सब हम लोग पढ़ते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। फिर आता है हमारा एनर्जी इकोनॉमिक्स। एनर्जी इकोनॉमिक्स में हम लोग ऑयल, कोल, जिससे आपको एनर्जी मिलता है, रीनेबल एनर्जी सोर्सेज, सोलर पावर प्लांट, रीनेबल एनर्जी, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। ट्रांसपोर्ट में हम लोग सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे, जैसे इंडियन रेलवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया। फिर हमारा कॉस्ट क्या है ट्रांसपोर्ट का, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, ये सब हमारा ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स में आ जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारे 3 क्लासिफिकेशन है, ये हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक क्या होता है, फ्री मार्केट, लीजेस फेयर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं और मार्केट का डिमांड सप्लाई वो लोग देखते हैं। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट एंड स्टेट होता है, सेंट्रल अथॉरिटी सब कुछ हैंडल करता है। मिक्स्ड में डुअल इकोनॉमी होता है, जहां पे बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट का इक्वल ओनरशिप रहता है, जॉइंट बाय मार्केट एंड गवर्नमेंट। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम के बारे में। इट इज वन वेयर प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी लैंड, फैक्ट्रीज, मशीनरी वगैरह वो लोग करते हैं और वो डिसाइड करते हैं प्रॉफिट मोटिव लेना है या मार्केट डिमांड है क्या है, सब कुछ वो देखते हैं। इसका फीचर है प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट मोटिव होता है उनका, क्योंकि प्राइवेट लोग उसको हैंडल करते हैं तो उनका मोटिव प्रॉफिट होता है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। प्राइस मैकेनिज्म मतलब वो डिटरमाइन करते हैं डिमांड एंड सप्लाई। किंग जो कंज्यूमर होता है
व्हाट दे बाय या व्हाट टू बाय, दे आर किंग्स ऑफ द मार्केट। उनको कस्टमर्स को किंग ऑफ द मार्केट बन के वो कस्टमर को क्या खरीदना है उसको वो फोकस करते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट रोल, गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है। देन वी हैव एग्जाम्पल्स, जैसे ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूके में और जापान में। यहाँ पे हाई एफिशिएंसी इनोवेशन होता है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमाते हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है। लेकिन डीमेरिट क्या होता है? इनकम इनइक्वालिटी होता है। जो अमीर होते हैं वो और अमीर हो जाते हैं, जो गरीब है वो और गरीब हो जाते हैं। देन वी हैव सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे पब्लिक ओनरशिप होता है, सेंट्रल प्लानिंग यानी अ सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, उनका गोल होता है इक्वालिटी एंड वेलफेयर। देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड नो कॉम्पिटिशन। ये हमारा यूएसएसआर, चाइना एंड क्यूबा में है। ये इनइक्वालिटी रिड्यूस करता है, पब्लिक वेलफेयर पे फोकस करता है एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंट करता है। लेकिन इसका डीमेरिट क्या है? इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं होता, करप्शन बहुत ज्यादा होता है एंड गुड्स का शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसा कि हमारे इंडिया में है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, को एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्टर होता है, रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करता है लेकिन गवर्नमेंट रूल के अंडर। गवर्नमेंट हर चीज प्लान करता है, सोशल जस्टिस मिलता है, बैलेंस डेवलपमेंट होता है यानी बोथ प्रॉफिट एंड वेलफेयर गोल्स आर मेंटेन्ड। ये इंडिया, फ्रांस एंड स्वीडन में है। इसमें एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि दोनों रहते हैं, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होता है एंड फ्रीडम विद इक्वालिटी होता है। लेकिन डीमेरिट क्या है? करप्शन पॉसिबल होता है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज इन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। अब मीनिंग ऑफ टीएलएस यानी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी, दीज आर प्लान्ड मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय टीचर्स टू फैसिलिटेट लर्निंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्टिव, मीनिंगफुल, एंजॉयबल लर्निंग देना, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करना, अलग अलग लिंक ऑफ थ्योरीज विद रियल लाइफ एप्लीकेशन, देन इंप्रूव रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग इन सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। अब क्या क्या स्ट्रैटेजी है? पहला है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसमें लेक्चर्स दिए जाते हैं बच्चों को, जैसे क्लाइमेट, रिवर पॉपुलेशन हो गया, इन सब के बारे में लेक्चर दिया। टूल्स क्या क्या यूज कर सकते हैं? ग्लोब्स, मैप्स, फिजिकल मोड्स, पावर पॉइंट। फिर उनको एक्सप्लेन किया कोई भी टॉपिक, और क्लियर एक्सप्लेनेशन जो होता है वो टाइम सेव भी करता है। लेकिन डीमेरिट्स क्या होता है? बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ बच्चों को बहुत लथार्जिक लगता है तो वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है लेक्चर्स में। फिर है प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चों को, फिर बच्चे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, खुद करने की कोशिश करते हैं, यहाँ वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं। इसका मेरिट क्या है? प्रैक्टिकल स्किल, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस होता है, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें सुपरविजन की हमेशा जरूरत होती है। फिर आता है हमारा मैप वर्क या फिर कार्टोग्राफिक मेथड, जिसमें मैप, एटलासिस और जीआईएस टूल्स यूज करते हैं, जैसे रिवर सिस्टम शो करने के लिए, क्लाइमेटिक जोन के लिए एटलस यूज कर लिया, डिजिटल मैप यूज कर लिया। इससे मेरिट क्या होता है? स्पैटियल अंडरस्टैंडिंग यानी प्लेस की अंडरस्टैंडिंग बच्चों में बहुत जल्दी आ जाती है, बट इट रिक्वायर्स स्टूडेंट फेमिलैरिटी विद मैप। लेकिन उनको मैप अच्छे से रटा होना चाहिए, उनको मैप के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए, तभी वो समझ पाएंगे। देन फील्ड ट्रिप कराने से बच्चों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन इसका डीमेरिट क्या है? ये कॉस्टली पड़ जाता है एंड रिक्वायर्स प्लान। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी बच्चों को एक प्रॉब्लम देके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जैसे आइडेंटिफाइंग रीजन फॉर फ्लड इन असम, स्टडिंग अर्बन ट्रैफिक कंजेशन इन अ सिटी। इसका मेरिट क्या है? एनालिटिकल स्किल, बच्चे खुद करेंगे और खुद सीखेंगे। लेकिन डीमेरिट क्या है? बिगिनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। उसी का डिस्क्रिप्शन मैंने ये टैबुलर फॉर्म में दिया है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा अलग अलग स्ट्रैटेजी, उसको आप यहाँ से देख के इसको भी नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप लिख सकते हैं। इसको लिख लेंगे तो अच्छी बात है। टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में क्या है? वही लेक्चर मेथड है, पहले जैसे डिमांड सप्लाई ये सब पढ़ाया, चॉक एंड बोर्ड यूज किया, सिलेबस को एफिशिएंटली कवर किया। लेकिन इसमें इंटरेक्शन बहुत कम होता है क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर न्यूमेरिकल मेथड हो गया, इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम, कैलकुलेशन, केस स्टडी हो गया, जैसे जीडीपी कैलकुलेट करना कंट्री का, फिर कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट वगैरह देखना। लेकिन इसमें डीमेरिट क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। प्रोजेक्ट मेथड हो गया, बच्चों को एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया कि स्टडी रियल इकोनॉमिक इश्यूज, एग्जाम्पल स्टडी ऑफ लोकल मार्केट और इन्फ्लेशन ट्रेंड। देन मेरिट क्या हो गया? बच्चे खुद रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेते हैं। लेकिन डीमेरिट क्या हो गया? बहुत सारे डेटा इसमें इकोनॉमिक्स में जरूरत पड़ते हैं। डिबेट एंड डिस्कशन मेथड में जैसे एक डिबेट करवा लिया, प्राइवेटाइजेशन वर्सेस पब्लिक सेक्टर,
उस टाइप का ही करवाने से क्या होता है, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन इसमें सबका पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वही 1-2 बच्चे हर बार पार्टिसिपेट करेंगे, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। चार्ट्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, स्पेशली डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन, इन सबके ग्राफ दिखाने के लिए आपको ग्राफ्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो सके और बच्चे उसको अच्छी तरीके से समझ पाए। सिमुलेशन या रोल प्ले, सिमुलेशन रोल प्ले कैसे कर सकते हैं? एक मिनी स्टॉक मार्केट गेम खेल लिया, एक बैंक का सिनेरियो प्ले कर लिया, कोई बैंकर बन गया, कोई कस्टमर बन गया। इससे बच्चे एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं और इंटरैक्ट कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि ये छोटे मोटे जो टॉपिक्स होते हैं, ट्रेडिंग, बजटिंग, ये सब कैसे चलता है, बैंक कैसे चलता है, ट्रेड, स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, ये सब वो लोग समझ जाए। अगेन उसका डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें टैबुलर फॉर्म में दिया है, आप इसको भी अच्छे से लर्न करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से रोट लर्निंग करो और इसको एग्जाम में लिखो। Thank you for watching. Stay tuned for more videos and do not forget to subscribe and like the channel.